हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। यानी कि हम लोग ने पूरा सिलेबस जो कि था कि हम लोग ने 3 क्वेश्चन में कन्वर्ट कर रखा है। तो उसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक भी कवर हो जाएंगे और आपके एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या चीज़ें सेलेक्ट करनी है उस पर भी ध्यान देना है। उसके बाद हम आज जो क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं वो सेकेंड हाईएस्ट क्वेश्चन है, जो यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑप्टिमम साइज बिजनेस यूनिट, एक्सप्लेन द फैक्टर विच डिटरमाइन द ऑप्टिमम साइज। इसके अलावा इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा गया है कि ऑप्टिमम साइज इज अ साइज वेयर प्रोडक्शन इज अ मैक्सिमम एट मिनिमम कॉस्ट। यानी कि ऑप्टिमम साइज एक ऐसी जगह होती है, ऐसा पॉइंट होता है जहां पर मिनिमम कॉस्ट होती है और मैक्सिमम प्रोडक्शन किया जाता है। इस चीज़ को आपको क्या करना है कि इस पे कमेंट पे आपको बताना है, कि इस पे कमेंट करना है, कि इसको बताना है कि कहाँ तक ये सही है। उसके बाद इसी क्वेश्चन में आगे ऑल्सो डिस्कस द फैक्टर विच डिटरमाइन द ऑप्टिमम साइज बिजनेस यूनिट। यानी कि फिर हमने फैक्टर की बात करी गई है कि पहले क्वेश्चन में भी जिससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें भी आपको फैक्टर की बात करी गई है और इस क्वेश्चन में भी फैक्टर की बात करी। तो फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। अब बात करते हैं ऑप्टिमम साइज बिजनेस यूनिट होती क्या है एक्चुअली, कहाँ से आई है, कैसे शुरू हुई है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि इवेंचुअली स्टेज कम्स व्हेन द फर्म इज़ नॉट एबल टू यूज़ द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट। यानी कि जब कभी पहले ऐसे हुआ करता था कि हम लोग जितने इनपुट करते थे, जितनी भी कॉस्ट का कॉम्बिनेशन बनाते थे, वो कभी कभी इतनी अच्छी नहीं हो पाती थी। तो उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करके एक बिजनेस यूनिट के लिए हमें कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए, क्या पैसा कहाँ पे लगाना है, इस बात को यानी कि आपको क्या करना है, मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम प्रोडक्शन और मैक्सिमम प्रॉफिट को गेन करने की कोशिश करी जाती है। तो बिल्डिंग ऑफ ए स्टिल लार्जर प्लांट कॉस्ट द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। अगर बहुत बड़ा कहते हैं कि बहुत बड़ा अगर आप प्लांट बना देते हैं तो भी आपकी एवरेज कॉस्ट जो हो जाएगी वो ऊपर की ओर चली जाएगी। तो ये ऑप्टिमम साइज क्या होता है, वो पॉइंट होता है जिस पर कॉस्ट मिनिमम होती है यानी लोवेस्ट होती है, इज द ऑप्टिमम लेवल ऑफ द प्रोडक्शन। यानी कि प्रोडक्शन जहाँ पर मैक्सिमम कहा जा सकता है, यानी कि आपके रिसोर्सेज जो कि यूज़ हो रहे हैं यूनिट के अंदर वो आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें उसका। उसके बाद बात कर दी जाती है कि मीनिंग। अब मीनिंग की बात कर देते हैं। तो ऑप्टिमम फर्म इज दैट फर्म विच फुल्ली यूटिलाइज इट्स स्केल ऑफ ऑपरेशन एंड प्रोडक्ट ऑप्टिमम आउटपुट विद द मिनिमम कॉस्ट ऑफ यूनिट पर यूनिट प्रोडक्शन। यानी कि हमें वही बात बताई गई कि ऑप्टिमम फर्म या ऑप्टिमम यूनिट वो यूनिट होती है जिसमें हम अपनी जो हमको स्केल ऑफ ऑपरेशन दिया है उसका फुल्ली यूटिलाइजेशन करते हैं। यानी कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका फुल्ली यूटिलाइज करके मैक्सिमम प्रोडक्शन करके हर यूनिट की प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना होता है। उसके बाद अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो E.A.G. रॉबिन्सन ने इसकी डेफिनेशन दी है। एन ऑप्टिमम फर्म इज द वन विच ऑपरेट एट अ स्केल at which in the existing condition of the technique and organizing ability has the lowest average cost of production when are all the cost which must be कवर्ड इन द लॉन्ग रन एंड इंक्लूड। यानी कि कहने का मतलब है क्या कि ऑप्टिमम फर्म क्या होती है, वन विच ऑपरेट यानी कि ऑपरेट करती है उस स्केल हमने आपको पहले भी बताया था पिछली क्लास में कि स्केल क्या होता है, वो एक जिस यूनिट यानी मिनिमम कह सकते हैं कि जिस लेवल पे हमारा बिजनेस यानी कि किस लेवल पे हमारा बिजनेस है, स्मॉल स्केल पर बिजनेस है, मीडियम स्केल पे बिजनेस है या फिर लार्ज स्केल पे बिजनेस है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि उसकी में कॉस्ट क्या होगी और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करने की कोशिश करते हैं कि मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रोडक्शन दिया जाए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ऑप्टिमम साइज बिजनेस यूनिट क्या होती है। वही यूनिट जिसमें वो प्रोडक्शन करा जाए या मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम प्रोडक्शन किया जाता है तो वो फर्म वो वही यूनिट कहलाती है। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं, जो इसकी मेन इंपॉर्टेंट बात है वो है इसके फैक्टर। यानी कि वो फैक्टर जो कि इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इफ़ेक्ट करेंगे, यानी कि जो कि उसको बताएंगे कि कैसे कैसे किस चीज़ की कॉस्ट बढ़ सकती है, कैसे किसी की कॉस्ट कम हो सकती है। तो इन सब बातों का हम ध्यान रखते हुए इस बात को ध्यान रखेंगे कि हमें क्या करना है, मैक्सिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है और मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। हमको ये बात का ज़रूर ध्यान रखना पड़ता है हर चीज़ में कि वे मतलब अगर कोई साइज ऑफ फर्म यानी यूनिट अगर हम कोई सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमको सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी होती है कि टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री कैसी है, वो किस तरह की इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री भी आपको मैं इससे पहले क्लास में बता चुके हैं कि एक्सट्रैक्टिव होती है, कंस्ट्रक्टिव होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। इसके अलावा हमारी होती हैं मैन्युफैक्चरिंग हो गई, सर्विस हो गई। ये इंडस्ट्रीज़ होती हैं, क्या करते हैं हमारे, आपको सिलेक्ट करना है कि आपकी इंडस्ट्री कैसी है, वो किस स्केल पर काम कर रही है, ये बात का भी ध्यान रखना है। यानी स्मॉल स्केल पे काम कर रही है यानी छोटा बिजनेस है, अगर उससे बड़ा बिजनेस है मीडियम पे काम कर रही है तो उसके अकॉर्डिंग अब रही जाहिर सी बात है कि आपकी बात 1 लाख कैपिटल है आपके बिजनेस छोटे बिजनेस के लिए
अब बड़ा बिजनेस के लिए भी आप 1 लाख की कैपिटल करेंगे तो आप फुल्ली यूटिलाइजेशन सोर्स का नहीं करेंगे, आप एक्सप्लॉइटेशन करेंगे, यानी कि उस छोटे से पैसे को बहुत ज़्यादा खर्च करके फिर आप उस चीज़ को एवरेज करके भी आप उस तरह का प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। और आप अगर कॉस्ट हद तक कम करेंगे तो आप क्वालिटी को गिरा देंगे। तो आपको क्वालिटी को भी ध्यान रखना है और क्वांटिटी, यानी कहने का मतलब है स्केल और यूनिट को भी ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन करना है। ये नहीं कि हमारे पास पैसा कम है तो हम क्या कर दें कि बहुत ज़्यादा उसकी क्वालिटी गिरा दें, या फिर हमारे पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो हम हाई क्वालिटी कर दें। हाई क्वालिटी भी ये होता है कि कभी कभी हम लग्जीरियस आइटम कर देते हैं। जैसे कार की बात करें अगर हम, तो कार में कभी कभी क्या होता है कि अगर हम पैसा यूनिट हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि कॉस्ट क्या है कि मैक्सिमम लोग बाय करने वाले कौन से लोग हैं, मैक्सिमम बाय करने वाले मिडिल क्लास लोग हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं जाना है, हमें बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाना है, तो वो कार जो होती हैं बहुत ज़्यादा मैक्सिमम बिकती हैं। वही हम अगर बात करें कि जैगवार, ऑडी, ये सब जो हाई लग्जीरियस कार होती हैं वो उनके मुकाबले बिकती तो हैं। वो हो सकता है ऐसा हो कि 2 कार 4 कार बिके, वो उतने में एक ही कवर कर ले। लेकिन यहाँ पे बात है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट बनाकर जल्दी प्रॉफिट कमाना है अगर आपको, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे पास ऑडियंस कैसी है। ऑडियंस इन द सेंस जब आपको सुनने वाले ज़्यादा लोग होंगे, तो अगर आपने 100 लोगों को सुनाएंगे तो जाहिर सी बात है 10 लोग तो आपको सुनेंगे ही। तो यही बात इसमें भी लागू होती है कि जब हम ऐसी कार बना रहे हैं जो सभी मतलब मान लीजिए हम 10,000 लोगों के लिए कार बना रहे हैं, तो 10,000 लोगों के लिए हम कार बनाएं, या फिर हम 10 लोगों के लिए कार बनाएं। अगर हम जैगवार बनाते हैं तो हम सोच के चलते हैं कि अगर बाई चांस 10 लोगों के लिए बनाइए तो 10 लोगों में चांसेस कम होते हैं कि 10 के 10 आपकी वो चीज़ें ले लें। लेकिन जब 10,000 आपकी ऑडियंस जितनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके वो प्रोडक्ट आगे मार्केट में बिके। तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है कि टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री कैसी है। तो इसमें अगर हम पढ़ें कि नेचर ऑफ इंडस्ट्री डिटरमाइन द साइज ऑफ फर्म, यानी कि हमें सबसे पहले उसका नेचर पता होना चाहिए कि वो किस नेचर की है, किस साइज की है। उसके बाद द साइज ऑफ द फर्म विल बी लार्ज दोज इंडस्ट्री इन विच द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्टिव मशीनरी इज फिजिकली वेरी लार्ज, यानी कि वहाँ पर इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्रीज में ज़्यादा पैसा या ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, जहाँ पर हमें ये ध्यान रखना होता है कि जब वहाँ की यूनिट भी बड़ी होती है, जहाँ पर इंडस्ट्री बड़ी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं नेचर ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि हमारा साइज बिजनेस ऑफ यूनिट को ये भी डिपेंड करता है कि नेचर कैसा है। अगर आप नेचर की बात करें तो नेचर में क्या होता है, प्रोडक्ट का नेचर कैसे डिफाइन होता है कि हमें ये देखना है कि प्रोडक्ट कैसा है, कैसा मार्केट में उसका बिहेवियर, मतलब कैसा उसको लोग, उसके ह्यूमन बिहेवियर उसके प्रति कैसा है, कैसा कंज्यूमर रिएक्ट कैसे कैसे कस्टमर उसके बनते हैं। तो इन सब बातों को भी हमें ध्यान में रखना होता है कि उस प्रोडक्ट को, यानी वो प्रोडक्ट मार्केट में क्या अपनी वैल्यू रखता है, इस चीज़ को भी हम ध्यान रखना है। एक नमक का पैकेट अपने मार्केट में आपको कभी अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन इस चीज़ को समझिए कि एक नमक का पैकेट इतना इंपॉर्टेंट है, जब आपको ये तब रियलाइज़ होगा जब आपको नमक मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन क्या आपका कार अगर आपको नहीं मिलती है तो क्या आपको उसकी कमी महसूस होगी? बहुत रेयर केस में। लेकिन नमक जो होता है वो एक ऐसी चीज़ होती है कि आपके दिन भर में खाने में हर बार यूज़ होता है। आप बिना मसालों के भले खा लें, लेकिन आप बिना नमक के सब्जी खाना नहीं पसंद करेंगे, आप कोई भी चीज़ खाना नहीं पसंद करेंगे। वैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि अपनी एक वैल्यू रखती हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे पास है कि हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। जैसे कि वाटर की वैल्यू तभी होती है, आप कोई भी चीज़ पी लीजिए, लेकिन उसके जब जो वाटर उसकी जो चीज़ को सब्स्टिट्यूट के उसको पूरा कर सकती है, वो दूसरी चीज़ नहीं पूरा कर सकती। तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद बात करते हैं साइज ऑफ मार्केट। तो साइज ऑफ मार्केट की अगर हम बात करें तो इट इज़ द साइज ऑफ मार्केट इज सफिशिएंट, यानी कि आपकी जो मार्केट है वो किस लेवल की है। तो आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि जब मार्केट बड़ी होती है तो हमें उस चीज़ को प्रोड्यूस ज़्यादा करना होता है जो कि कॉमन लोगों के लिए हो, यानी कि वो लोग, हमें देखना होता है कि वहाँ की मार्केट कैसी है। अगर हम गाँव में जाके ऑडी बेचेंगे तो शायद ही एक ऑडी बिके, बहुत रेयर टू केयर केस, कभी कभी सालों सालों में हो सकता है एक ऑडी बिके, क्योंकि जिसके घर में गांव में बिकना थोड़ा सा नहीं होता। वहीं अगर हम शहरों की बात करें तो हो सकता है जल्दी बिक जाए। वहीं हम अगर मीडियम की बात करें तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मार्केट कैसी है, उसका साइज़ क्या है। साइज़ कभी कभी मार्केट का मैटर नहीं करता है, लेकिन वो मार्केट कैसा अपने किस तरह की है, रूरल एरिया में है, अर्बन एरिया में, ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है। साइज़ मार्केट का इसलिए मैटर नहीं करता है क्योंकि
आपका प्रोडक्ट, ये मार्केट का साइज इन द सेंस, इस सेंस में है कि आपका प्रोडक्ट कितने एरिया को कवर करता है, मतलब एरिया कितना, एरिया का मतलब कि कहाँ तक पहुँच सकता है, कौन कौन उसको ले सकता है। तो नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर हम कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं जैसे मोबाइल फ़ोन इस समय की ऐसी ज़रूरत है कि अगर आप मुश्किल से कुछ भी हो, अगर आप एक अच्छा मोबाइल चलाते हैं, लेकिन जो ब्रांड बन चुकी हैं वो तो ब्रांड ही हैं, लेकिन अगर किसी और को भी अगर आगे आना है तो बेस्ट क्वालिटी के साथ आना पड़ेगा, वरना वो किसी और चीज़ को बीट नहीं कर पाएगा। क्योंकि लेकिन इसकी मार्केट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हर आदमी लगभग 2 साल के बाद मोबाइल बदल देता है, 3 साल के बाद, 4 साल मैक्सिमम, हर 4 साल मैक्सिमम के बाद वो मोबाइल बदल ही देता है, क्योंकि उसके बाद वो खुद ही नहीं चलता है। तो आप ये सोचिए कि इसका कितना, क्योंकि लोग 4 साल के बाद कभी भी ये समझ लीजिए कि लोग पुराना सेकंड हैंड सेट लेने की कोशिश नहीं करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि भले सस्ता ले लें लेकिन न्यू, मतलब न्यू मोबाइल फ़ोन लें। तो मार्केट डिपेंड करती है कि आप कैसा प्रोडक्ट ला रहे हैं। तो आप अगर बहुत ज़्यादा लग्जीरियस प्रोडक्ट लाएंगे तो भी नहीं चलेगा, आप कोई एक घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट लाएंगे तो वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपको डिपेंड करता है कि अगर आप गांव में भी या फिर अर्बन एरिया, रूरल एरिया भी इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि क्वालिटी कैसी है, तो क्वालिटी का बड़ा ध्यान रखते हैं। उसके बाद बात करते हैं कैपिटल की। आपकी नेक्स्ट जो फैक्टर कहलाता है, यानी कि एक बिजनेस यूनिट के लिए इंपॉर्टेंट है कैपिटल, यानी कि कैपिटल ही डिसाइड करती है कि एबिलिटी, मैनेजमेंट को कंट्रोल करने की एबिलिटी क्या हो सकती है। क्योंकि जब आपके पास बंदे हायर करने की हिम्मत होगी, आपकी बड़ी यूनिट होगी, तो जाहिर सी बात है कि 10 लोग मिलकर, जो एक बंदा उस काम को कर रहा है वही 10 लोग मिलकर हो सकता है बेटर कर लें, उस काम को अच्छी तरीके से परफॉर्म करें। वही चीज़ यहाँ पे भी मैटर करती है कि अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा होगी तो आप ज़्यादा सोच पाएंगे, और जब ज़्यादा सोच पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप क्रिएटिव होंगे तो जाहिर सी बात है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि क्रिएटिव करने से आपके बिजनेस को बढ़ने में मदद मिलती है। यानी कि अगर क्रिएटिव नहीं है, अगर आप वही चीज़ बराबर चलाए रहेंगे, जैसे कि 2 रुपये वाला पाजल ये अपने लिए बहुत वैल्यू रखता है, लेकिन वही अगर हम बात करें कि वो अब आने वाले समय में उसकी जगह पे अगर सब्स्टिट्यूट की बात करें तो 2 रुपये में इतनी अच्छी चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन उसके सब्स्टिट्यूट बहुत आ गए, क्योंकि अगर कोई 5 रुपये को प्रेफर कर सकता है तो वो पाले जी नहीं खाएगा। इसी तरह कैपिटल आपको ध्यान में रखना होता है कि आपको अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग ही, क्योंकि कैपिटल डिसाइड करती है कि आपकी क्रिएटिविटी लेवल क्या हो सकता है, आप पैसा उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फूकते हैं कि नहीं फूकते, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। उसके बाद बात करते हैं एटीट्यूड ऑफ प्रमोटर्स एंड मैनेजमेंट, यानी कि एटीट्यूड ऑफ प्रमोशन एंड मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना होता है कि अगर जो हमारे प्रमोटर्स हैं, हमारे मैनेजमेंट के मैनेजर हैं, वो भी इस चीज़ को, बिजनेस यूनिट को बहुत वो करते हैं, क्योंकि उनको क्या करना होता है कि उस यूनिट को बढ़ाना होता है आगे, तो उनका भी एटीट्यूड कैसा है, उनका भी बिहेवियर कैसा है, तो ये मैटर भी करता है एक बिजनेस यूनिट के लिए। क्योंकि बिजनेस यूनिट अगर बड़ी है तो जाहिर सी बात है कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होनी चाहिए, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। वही बिजनेस अगर छोटा है तो वहाँ पर लोग कम होंगे, सर्वेंट कम होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल नहीं होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ ही नहीं होता है। लेकिन अगर आपकी बिजनेस यूनिट काफ़ी बड़ी है तो बड़ी बिजनेस यूनिट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो जितनी बड़ी यूनिट होगी उतना बड़ा कोऑर्डिनेशन, उतना ही बड़ी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं एंटरप्रेन्योरियल स्किल होनी चाहिए, यानी कि आपके अंदर वो स्किल होनी चाहिए जो एंटरप्रेन्योर के अंदर होती है, यानी कि रिस्क उठाने की होती है कैपेबिलिटी, और भी बहुत सारी जो कैपेबिलिटी होती हैं उसके अच्छे एंटरप्रेन्योर के लिए, वो सारी चीज़ें एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें आपको आगे बढ़ाएंगी। क्योंकि एक हर बंदा भले एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, लेकिन उसकी इंडिविजुअल स्किल बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है, क्योंकि हर एक बंदे के लिए उसकी इंडिविजुअल स्किल बहुत मैटर करती है। क्योंकि इसके पीछे ये रीज़न है कि क्योंकि हर एक ईंट मिलकर ही दीवार बनाती है। ये नहीं होता है कि अगर आप ये भी नहीं होता है कि एक ईंट निकल जाने से पूरी दीवार गिर जाएगी, लेकिन एक ईंट मिलकर ही क्या करती है, दीवार बनती है। तो इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है कि हर एक बंदे के अंदर एंटरप्रेन्योर स्किल होनी चाहिए, जिससे कि वो बिजनेस यूनिट को और मजबूत बना सके। उसके बाद बात करते हैं मैनेजरियल एबिलिटी की, यानी कि सबके अंदर ये पावर तो इतनी तो होनी चाहिए कि वो अपने नीचे 5-10 बंदे को वो क्या कर सके, मैनेज कर सके, यानी कि उसके अंदर इतनी होनी चाहिए पावर। तो अगर आप ऐसा कर सकें, क्योंकि बाई चांस आप सीनियर, बाई चांस आप ही के पोस्ट पर कोई बंदा आ जाता है आपके साथ काम करने के लिए, लेकिन तब भी आपको उसको सिखाना पड़ता है। क्यों सिखाना पड़ता है? कि जाहिर सी बात है कि आप उसको सिखाएंगे तो आप ही का बर्डन थोड़ा सा
कम हो जाएगा। तो हर चीज़ हर बंदे के अंदर क्या होनी चाहिए, मैनेजरियल एबिलिटी होनी चाहिए। ये भी मैटर करती है किसमें, साइज ऑफ बिजनेस यूनिट में, यानी कि ऑप्टिमम साइज ऑफ बिजनेस यूनिट की। उसके बाद बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, यानी कि लेबर सोर्स हमारे यानी ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास कितना है, इस बात को भी हम बड़े ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स अगर आपके पास होगा तो आप इस बात को ध्यान रखें कि ह्यूमन रिसोर्स ही आपको काम करके देगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर लोग होंगे वही बंदों से काम कराएंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास वो लेबर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। उसके वो डिपेंड करेगी, आपकी लार्ज स्केल इस बिजनेस है तो ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, और कम लोग होंगे तो कम की ज़रूरत होगी। उसके बाद नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ मतलब आपके जो, ये तो हो गए लेबर जो कि प्रोड्यूस करेंगे। हम एम्प्लॉय है जो कि आपका वर्क देखेंगे, कैसे काम चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है। तो इनके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को भी ध्यान रखना होता है कि अगर बहुत बड़ी बिजनेस यूनिट है तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होने चाहिए, अगर बिजनेस यूनिट बहुत छोटी है तो हमें ज़्यादा लोगों को भी नहीं कर देना चाहिए। तो बिजनेस यूनिट डिपेंड करती है किस पे, यानी कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ डिपेंड करते हैं ये भी एक फैक्टर है किसका, आपका ऑप्टिमम साइज बिजनेस यूनिट का। उसके बाद जो पावर यूज़ हो रही है, पावर यूज़ भी बहुत ध्यान रखने वाली बात होती है कि आप जितनी बड़ी बिजनेस यूनिट होगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, वही जाहिर सी बात है कि वहाँ पावर बहुत कंजम्पशन हो रहा होगा, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो चाहे किसी भी चीज़ का भी पावर हो, वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा होगा। तो हमें वो भी मैटर करता है कि एक बिजनेस यूनिट में बेवजह की चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं रॉ मटेरियल यूज़, यानी रॉ मटेरियल कैसे यूज़ हो रहा है बिजनेस यूनिट में। अगर आपकी छोटी बिजनेस यूनिट है तो आप बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल रख रहे हैं तो हो सकता है ऐसा हो कि वो ख़राब हो जाए। आपका बहुत बड़ा बिजनेस है तो आप बहुत कम रॉ मटेरियल रख रहे हैं तो हो सकता है कि एकदम सडन आपकी कोई डिमांड पड़ जाए और आप सप्लाई ही ना पूरी कर पाए। तो सप्लाई ना पूरी कर पाना भी सब्स्टिट्यूट्स को, यानी कि दूसरे कॉम्पिटिटर को ये मौका दे देता है कि वो आपसे आगे बढ़ सकता है। क्योंकि लोगों को जब ज़रूरत पड़ती है तो वो हर चीज़, मतलब कोई भी चीज़ लेने के लिए, वो जो चीज़ अगर बाई चांस हमको किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो आप क्या करते हैं कि अगर वो बहुत नेसेसरी हो गई तो हम क्या करते हैं, दूसरी चीज़ को प्रेफर करने लगते हैं। और जब दूसरी चीज़ को प्रेफर करेंगे और दूसरी चीज़ को यूज़ करने का मौका हमने दे दिया, वहीं पर आपके क्या क्या उसको एक मौका मिला और आप एक कदम पीछे हट गए। क्यों? क्योंकि वो एक बार अगर उसको मौका मिल गया, उसकी चीज़ देख ली और वो चीज़ आपसे बेटर निकली, तो वो वहाँ पर आपके चांसेस बढ़ा देती है कि वो अब उसी की ओर स्विच कर जाएगा। अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ द आउटपुट, यानी आउटपुट क्या है, ये इसका वॉल्यूम कितना है, यानी कितना कंजम्पशन, यानी कौन सा गुड्स ऐसा है जो कि बाहर भेजा जा रहा है, उसका आउटपुट भी उस पर डिपेंड करता है कि आप जो बना के प्रोडक्ट देते हैं उसका आउटपुट कितना आ रहा है। उसके बाद टोटल एसेट्स आपकी कितनी यूज़ हो रही है। जब आपकी बिजनेस यूनिट बड़ी होगी तो जाहिर सी बात है कि टोटल एसेट ज़्यादा यूज़ हो रही होगी। वहीं पर अगर हम बात करें कि बिजनेस यूनिट अगर कम होगी तो टोटल एसेट कम यूज़ होगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ और भी फैक्टर दिए हैं प्रोफेसर रॉबिन्सन ने, जो कि उन्होंने कहा टेक्निकल फैक्टर जो होता है वो भी बहुत मैटर करता है। टेक्निकल फैक्टर जैसे कि अगर कोई टेक्नोलॉजी नई आ गई है, नया कोई जैसे कभी कभी होता है सीजनल जैसे कि क्या होता है कि अब गर्मी जाड़ों के कपड़े तो बिकते नहीं है, वैसे क्या होता है कि टेक्निकल में क्या होता है कि कोई चीज़ अब आप मोबाइल फ़ोन लेने चले जाते हैं तो मोबाइल फ़ोन में अगर आप छोटे वाले मोबाइल फ़ोन तो कोई यूज़ ही नहीं करता, बहुत रेयर को इसमें यूज़ होते हैं। तो वो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आप चेंज नहीं करते हैं तो भी आपकी बिजनेस यूनिट पर वो इफ़ेक्ट डालता है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि टेक्निकल फैक्टर को भी ध्यान में रखा जाता है। वैसे फाइनेंशियल फैक्टर होता है, पैसे का भी ध्यान रखा जाता है, ये तो पहले भी बता चुके हैं। मैनेजरियल फैक्टर भी उन्होंने वही बताया जो हम ऊपर बता चुके हैं। रिस्क फैक्टर एक होता है कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं और क्या एक्चुअल में पाते हैं, ये फैक्टर भी मैटर करता है। कि कभी कभी हमने बिजनेस यूनिट बड़ी बना के रख ली, फिर हम सोचते हैं कि एकदम से हम शुरू कर देंगे एकदम से हमें प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि हर एक चीज़ टाइम लेती है। उसके बाद मार्केटिंग फैक्टर भी होता है कि बाई चांस आप इतनी अच्छी पब्लिसिटी नहीं कर पा रहे हैं, लोगों तक सामान नहीं पहुंचा पा रहे हैं, या आप अब उतने अच्छे एडवर्टीजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो फैक्टर भी बिजनेस यूनिट को बहुत इफेक्ट करता है। बाई चांस आप बहुत बड़े बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन उसको शुरुआत छोटे ही से करी जाती है, क्योंकि आपका बिजनेस जब या तो आप छोटा कम पैसा लगा के आप उसके ऊपर जोर दें कि लोगों तक वो चीज़ें पहुँचें, या फिर आप करिए क्या, क्योंकि जब तक आपका प्रोडक्ट बिकना नहीं शुरू होगा वो रखा बर्बाद हो जाएगा। अब बात करते हैं मेजर्स ऑफ साइज को कैसे मेजर करेंगे। तो हम बता दें आपको मेजर्स अबाउट इनपुट कैसे
कुछ अंदर के होते हैं इनपुट और आउटपुट आपके दो तरीके से मेजर होते हैं। इनपुट मेजर कैसे करे जाते हैं, कैपिटल कितनी एम्प्लॉयड करी गई है यानी कितनी कैपिटल आपके बिजनेस यूनिट में रखी लगाई गई है। उसके बाद नेट वर्थ कितनी है आपकी, यानी कि टोटल सब कुछ क्या लगा हुआ है, कितना पैसा, कितनी अवेलेबिलिटी, सब कुछ मिला के नेट वर्थ एक्चुअल में कितनी यूज़ हुई है, टोटल एसेट कितनी यूज़ हुई है, लेबर कितने एम्प्लॉयड हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। उसके बाद अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल और पावर कंज्यूम कितना हो रहा है, ये भी आपके इनपुट मेजर्स में आते हैं। अब आप बात करते हैं आउटपुट मेजर की, तो आउटपुट मेजर्स में हमारी क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट यानी कि वो जो आउटपुट हो रहा है वो कितना, उसकी क्या वॉल्यूम है, वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी जितना आप भेज रहे हैं उसकी क्या वैल्यू हो रही है, वॉल्यूम मतलब वो क्वांटिटी, वैल्यू मतलब वो प्राइस। उसके बाद बात करते हैं वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड मतलब क्या उसके में क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, इस चीज़ों को भी ध्यान रखते हुए कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। और कॉम्बिनेशन ही यानी कि हम एक कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं जिसके बाद वो बिजनेस यूनिट यानी कि वो पूरा एक कॉम्बिनेशन बनता है कि कहीं से आपने किसी चीज़ को कम करा, किसी चीज़ को बढ़ा दिया, यानी किसी चीज़ पे फोकस ज़्यादा करा तो कहीं पर आपको, क्योंकि बाई चांस आपके पास जो कैपिटल है उसी में रहकर ही आपको काम करना है। जैसे हमने बताया कि एक प्रोडक्ट को हमने 100 रुपये उसकी कॉस्ट रखना है और हमको हर चीज़ का ध्यान रखना है, क्वालिटी, पैकिंग, सब कुछ ध्यान रखना है, तो हम उसको उसी में एडजस्ट करते हैं क्योंकि हमको पता है कि मेरे अगर हम सब्स्टिट्यूट उतार रहे हैं किसी चीज़ का तो वो मार्केट में मेरे पिछले कॉम्पिटिटर से महंगा अगर हुआ तो हमको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, उससे थोड़ा कम ही प्राइस पे रखना पड़ेगा और बेस्ट चीज़ें हमको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, प्रॉफिट को कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारी नेक्स्ट क्लास में होगा, तब तक के लिए धन्यवाद।